हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए सभी लोग जुड़ जाइए। तो ये है आपकी टीडीपी की क्लास, टीडीईपी क्लास, और ये है क्लास नंबर आपकी 25। अभी तक हम लोगों ने 24 तक क्लासेस को कवर कर लिया है। ठीक है, तो जो लोग पिछली क्लासेस फॉलो नहीं किए हैं, जो लोग पहली बार चैनल पे हैं, तो वो प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दी गई है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपका जो भी क्लासेस चलेगा उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको जो भी क्लासेस चलेगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लाइव जुड़ सकते हैं। तो चलिए आइए सभी लोग, यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं अपना टीडीपी का फुल सिलेबस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये है टीडीपी क्लास नंबर 25। ठीक है, तो आ जाइए सभी लोग, जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, एक बार आपको रिमाइंड करा देते हैं। तो पिछली क्लासेस में हम लोग देख रहे थे, लास्ट टॉपिक हमारा था ट्रांसमिशन एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन हमने पढ़ा था, और जो ट्रांसमिशन की जो एफिशिएंसी होती है, ठीक है, उसके बारे में हमने देखा था। ठीक, और हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं आज हमारा नेक्स्ट, उसी के आगे क्या है। वो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो 3 टाइप की होती है। ठीक है, कौन कौन सी? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारी जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके परफॉर्मेंस की। ठीक है, तो हेडिंग डालिए सभी लोग, परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारी जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है इसके परफॉर्मेंस की। ठीक है, सभी लोग हेडिंग डालेंगे। अब जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन देखेंगे, और क्या निकालेंगे, और हम देखेंगे इसके ट्रांसमिशन की इफिशिएंसी, ट्रांसमिशन इफिशिएंसी किसके लिए? शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब बात आती है कि जो हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है उसका एनालिसिस करने के लिए या परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, ठीक है, तो अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो जैसे कि हम जानते हैं, आपको हमने बताया है पिछले क्लास में कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसका जो डायग्राम होता है, इक्विवेलेंट डायग्राम, वो किस तरीके से होता है, यही होता है। यहाँ पे कैपेसिटेंस होता है, एक जनरल डायग्राम अगर देखें ट्रांसमिशन लाइन का। ठीक है, फिर ये रेजिस्टेंस होता है, फिर इंडक्टेंस होता है सीरीज में, फिर ये शंट में कैपेसिटेंस होता है। इस तरीके से बनाते जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा जो डायग्राम बनता था, ठीक है, तो ये डायग्राम हमारा क्या बनता है, ये हमारा बनता है ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट, ट्रांसमिशन लाइन का
सर्किट डायग्राम, या हम कह सकते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसका इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट यही होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, ये तो आपका जनरल हो गया, ये जनरल ट्रांसमिशन लाइन का आपका इक्विवेलेंट हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, अगर उस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस करते हैं या परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए हमें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट चाहिए होता है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन लेते हैं तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या कर देते हैं, कैपेसिटेंस जो होता है हमारा उसको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, नगण्य मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, क्यों मानते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस हमारा इफेक्ट क्या होता है, कैपेसिटेंस का जो इफेक्ट होता है वो हमारा बहुत स्मॉल होता है, और स्मॉल होने के कारण हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बताइए, अब जब हम कैपेसिटेंस इफेक्ट को निगलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा R है, ये L है और ये C है, R, L और C, ठीक। तो इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट होता है उसमें अगर हम कैपेसिटेंस को निगलेक्ट कर देते हैं तो अब हमारा इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा। देखिए, इसी से अगर हम लोग कैपेसिटेंस को हटा देते हैं, इसी डायग्राम से अगर हम लोग कैपेसिटेंस को हटा देते हैं तो हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हमारा यही बनेगा, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ठीक है, फिर हमारा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और ये फिर हमारा डेट डैश करके रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और ये इस तरीके से हम बना सकते हैं। और ये हमारा जो है क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा। इधर हम मान लेते हैं कोई सेंडिंग एंड वोल्टेज है, ठीक, इधर हमारा क्या है, मान लेते हैं कोई रिसीविंग एंड वोल्टेज है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। अब देखिए, ये चीज़ अब हमने बना लिया, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कैपेसिटेंस को निगलेक्ट कर दिया। ये हमारा R है, ये L है, R, L, ये मान लेते हैं RN है, ये LN है, ठीक है, मान लेते हैं N है। तो ये हमारा क्या बन गया, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। बताइए, इतनी बात समझ में आई। तो इतना नोट करिए सभी लोग, फिर इसको और अच्छे से समझते हैं। इतनी बात समझ में आई सब लोगों के, नोट कर लिया सभी लोगों ने। चलिए, अब जैसे कि हमने बात की कि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है, अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, तो हमारा क्या बनेगा, रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा सीरीज में, फिर रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा, फिर रेजिस्टेंस होगा, फिर डेट डैश करके कोई हम n तक मान लेते हैं रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को। तो ये R है, L है, R है, L, और ये हम मान लेते हैं R, N तक है, ये LN है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं हम लोग एनालिसिस की। तो एनालिसिस अगर हम लोग n तक मानेंगे, एज्यूम करेंगे, तो हम एनालिसिस करने में हमको डिफ़िकल्टी होगी। तो हम क्या करते हैं, कोई एक पोर्शन तक हम इसको कट कर लेते हैं और उसको एक छोटा पोर्शन ले करके इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। तो मान लिया हमने इसको इस तरीके से बना लेंगे, इसको मान लेते हैं रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, ये बन जाएगा, ठीक।
और यहाँ से हमने क्या किया, एक कोई लोड कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, रिसीविंग एंड पे हमारा एक लोड कनेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक लोड कनेक्ट हो गया। और यहाँ हमारा बन गया, इसको सेंडिंग एंड वोल्टेज लिख देते हैं। और ये हमारा आर हो गया, ये एल हो गया। ठीक है, अब एल है तो एल की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं इंडक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसको हम एक्सएल एज्यूम कर लेते हैं और इसको रेजिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा सर्किट बन गया। ठीक है, और इसमें एज्यूम कर लेते हैं कोई करंट हमारी जा रही आई। ठीक है, और इसके अक्रॉस जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज है हमारा वी आर, जो हमारा क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज है। बताइए, तो ये इक्विवेलेंट बन गया। चलिए सभी लोग बनाइए इसको। अब देखिए क्या करते हैं कि अगर हम लोग इसमें सारी क्वांटिटीज़ को लिख लेते हैं पहले। जैसे क्या है ये, तो आई क्या है हमारा, ये हम मान लेते हैं लोड करंट है, लोड करंट। ठीक, और आर क्या है, लिख लीजिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है बोथ कंडक्टर, दोनों कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया। कौन सा दोनों कंडक्टर, एक तो ये हो गया और एक ये। ठीक है, पूरा कंप्लीट लूप फॉलो कर रहा है, तो वो हमने एज्यूम कर लिया आर। अब एक्सेल क्या है, तो लिख लीजिए एक्सेल है आपका लूप रिएक्टेंस, लूप रिएक्टेंस। और यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कॉस फाई आर, ये है हमारा रिसीविंग एंड का पावर फैक्टर, रिसीविंग एंड पावर फैक्टर। ठीक है, और बी एस क्या है, बी एस है सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड वोल्टेज। ठीक है, और यहाँ पे वी आर क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज, एंड वोल्टेज। ठीक है, इतना नोट करिए सभी लोग। तो ये तो हमने क्या करिए, एजम्पशंस माना है, मान लिया कि हमारा करंट आई फ्लो हो रही है और आर रेजिस्टेंस है, एल एक्स इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और वी आर क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज है, और वी एस क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। अब देखिए क्या करते हैं, अगर हम लोग इस डायग्राम, इस इक्विवेलेंट सर्किट में अगर हमको क्या निकालना है, ये हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का है। ठीक है, अगर हम इसमें क्या करते हैं, केवीएल लगाते हैं। ठीक है, और केवीएल लगा के अगर हम लोग इसकी वोल्टेज इक्वेशन को लिखते हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए, तो हमारा यही आएगा वी एस इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई आर प्लस आई एक्सएल प्लस वी आर, यही होगा कि नहीं होगा। तो हम इसको और ऐसे लिख सकते हैं कि वी आर प्लस आई आर प्लस आई एक्सएल। बताइए, अब यही इतना जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं कि नहीं। बताइए, ये वाला पोर्शन क्या है, जेड लिख जा सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं वी एस इक्वल्स टू वी आर, और यहाँ से आई कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि जेड क्या होता है हमारा आर प्लस जे एक्सएल, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा जे एक्सएल, तो यहाँ से हम जे एक्सएल लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आई जेड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जे आई एक्सएल, क्योंकि एक्सएल के साथ जे आएगा।
90 को शो करता है, तो इसको नोट करिए सभी पहले। फिर इसका क्या करते हैं हम लोग, फेजर डायग्राम बनाते हैं और फेजर डायग्राम से इसका एनालिसिस करते हैं, इसकी वोल्टेज की इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना बनाइए सभी लोग। तो ये इक्वेशन क्या करेंगे आप लोग लिखेंगे। जितनी बात समझ में आई सब लोगों के बताइए। ठीक है, अब देखिए आगे। तो हमारी वोल्टेज इक्वेशन क्या निकल के आई, वी एस इक्वल टू वी आर प्लस आई आर प्लस आई, इसको लिख सकते हैं जे आई एक्स एल। ठीक है, तो ये हमारी वोल्टेज इक्वेशन निकल के आई। अब यहाँ से अगर आपसे ये कहा जाए कि हमारा फेजर डायग्राम बनाना है, तो फेजर डायग्राम क्या होगा बताइए। फेजर डायग्राम, अगर आपसे वोल्टेज की इक्वेशन दे दी जाती है, आपसे कहा जाता है कि फेजर डायग्राम बनाइए, तो फेजर डायग्राम बना सकते हैं आप। ठीक है, तो फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो मान लेते हैं हमने माना जो वी आर है वो हम रेफरेंस मान लेते हैं, रेफरेंस। ठीक है, तो जब हम इसको रेफरेंस मानेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारा वी आर क्या है, रेफरेंस है, तो ये हमने मान लिया वी आर है। ठीक है, अब कुछ और कंडीशन मान ली, ये रेफरेंस माना और माना कि हमारा जो लोड है, लोड क्या है, लैगिंग लोड है, लैगिंग लोड, लैगिंग एज्यूम किया है। ठीक है, तो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए हमने एज्यूम किया, माना वी आर रेफरेंस है, माना लोड जो है लैगिंग पावर फैक्टर पर है। तब हमारा क्या बनेगा, तो लैगिंग का मतलब क्या है कि हमारा जो करंट होगा वो क्या है, कुछ लैग करेगा। मान लिया कुछ एंगल हमारा लैग कर रहा है, चलिए इसको और बड़ा बनाते हैं। तो ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये हमारा है वी आर है। ठीक, अब मान लेते हैं कोई आपका, मान लेते हैं कि हमारा लैगिंग पावर फैक्टर है, तो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए हमारी करंट क्या करेगी, लैग करेगी कुछ एंगल पर फाई। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन से देखिए क्या है आगे, वी आर प्लस आई आर। तो प्लस आई आर का मतलब क्या है, हमारा कहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसके सीरीज में। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये हम लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि आई आर ड्रॉप, तो आई आर ड्रॉप होने का मतलब क्या है, लैगिंग है, तो लैगिंग के लिए हम क्या करेंगे, सेम इसके पैरेलल बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आई आर हो जाएगा, ये आई आर। ठीक, फिर उसके बाद कितना है देखिए आगे, जे आई एक्स एल। तो जे आई एक्स एल का मतलब क्या है, हम यहाँ से 90 जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से हमारा ये 90 बन जाएगा एंगल। ठीक, तो 90, तो ये क्या हो जाएगा आई एक्स एल। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आ रही सब लोगों के। फेजर डायग्राम समझ लेना, क्योंकि फेजर डायग्राम आप रट नहीं सकते हो। तो ये हमारा क्या बन गया, आई एक्स एल। ठीक है, अब देखिए इनका हम क्या करेंगे, अगर अलजेब्रिक सम हमने किया तो टोटल का सम हमारा क्या निकल के आता है, सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो इसका रिजल्टेंट हम निकालते हैं या पूरा टोटल करते हैं, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए मान लेते हैं हमारा आई एक्स एल है। इसको और अच्छे से बना लीजिए। तो ये हमारा आई एक्सएल हो गया, ये यहाँ से ये, और ये जो एंगल है
इसके बीच में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये वाला फाई आर, ये क्या है हमारा फाई आर, एज्यूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। और इसको पूरे को एंगल क्या हो जाएगा हमारा, ये फाई एस हो जाएगा, सेंडिंग एंड एंगल, ठीक है। तो ये हमारा फेजर डायग्राम बन गया। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? इसको बनाइए सभी लोग। तो ये पॉइंट हम इसको लिख लेते हैं, कोई पॉइंट हमारा है वो है, ये है हमारा ए, और ये बी पॉइंट हमने एज्यूम किया, और ये वाला पॉइंट हमने एज्यूम किया सी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो ये वाला पूरा पोर्शन हमारा क्या है, वी आर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये हमारे यहाँ से यहाँ तक क्या है, आई आर, यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो किसके पैरेलल में होगा, इस करंट के पैरेलल में, ठीक है। तो ये हमारा बन गया फेजर डायग्राम। बताइए फेजर डायग्राम सबको समझ में आया? अब फेजर डायग्राम अगर समझ में आ गया तो हम क्या करेंगे, क्या इस फेजर डायग्राम को हम इस तरीके से नहीं बना सकते हैं? देखिए किस तरीके से, देखिए ये हमने मान लिया ये हमारा वी आर है, सॉरी वी आर, आई आर, और ये आई एक्सएल, इसका टोटल समेशन करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ से देख लिए, ये हमारा क्या होता है वी एस, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट आई, ठीक है। इसको अगर हम लोग और आगे बढ़ा देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, ये आई बन जाएगा। इसको ठीक है, क्या इस डायग्राम को हम इस तरीके से बना सकते हैं? बताइए बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? अभी समझाते हैं। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, फाई आर, और ये पूरा एंगल क्या हो जाता है, फाई एस, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ओ है, ये पॉइंट हमारा मान लेते हैं ए है, ये ए है, और ये पॉइंट बी है, ठीक है। और ये पॉइंट है हमारा सी, ठीक। अब देखिए ये जो डायग्राम बना है सेम यही डायग्राम आपका है कि नहीं? लेकिन हमने क्या कर दिया है, इस डायग्राम को 90 रोटेट कर दिया। 90 अगर रोटेट करेंगे तो यही डायग्राम बनेगा। देखिए ये वाला पोर्शन जो है हमारा क्या हो जाए, इस पोर्शन को हमने क्या किया, बिल्कुल सीधा कर दिया है। और सीधा करने से क्या होगा, इस तरीके से इसको उठा के ऐसे रख दोगे, ठीक। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाए, आई एक्सएल, ये सीधा हो जाएगा, और ये आई आर हमारा इस तरीके से हो जाएगा। और ये जो करंट है ये हमने क्या है, हमारा सेम है, क्योंकि वी आर जो है लैग कर रहा है किससे, लोड से, आई आर, तो वही हमारा बन गया। अब हमने क्या किया, इसके डेरिवेशन को करने के लिए ये हमने प्रोसेस किया, क्योंकि इसको इससे भी आप कर सकते हो, बट इसको करने से क्या है, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा सॉल्व करने में इसके डेरिवेशन को। तो हमने क्या किया, इसी डायग्राम को 90 रोटेट करके इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि अगर ये इसको हम 90 रोटेट करेंगे, ठीक है, तो 90 रोटेट करने का मतलब क्या है, हमारा डायग्राम सीधा करेंगे इस डायग्राम को भी, ये हमारा करंट वाला सीधा ये हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और ये वाला पोर्शन हमारा ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला गया, ये वाला हमारा क्या ऊपर चला जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो यही डायग्राम सेम हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब
इतनी बात समझ में आई। तो इस डायग्राम को बनाइए, फेजर डायग्राम को। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। बन गया सब लोगों का। चलिए इसको रफ कर लेते हैं। अब देखिए हमको निकालना क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज निकालना है। तो सेंडिंग एंड वोल्टेज निकालने के लिए इसको इस डायग्राम से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बताइए। तो फेजर डायग्राम हमारा मान लिया कि हमारा फेजर डायग्राम जो है, फेजर डायग्राम से, ठीक है। तो फेजर डायग्राम से क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक। अब देखिए इसमें राइट एंगल ट्रायंगल हमारा दिख रहा है कि नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल ODC है। देखिए O है और ये हमारा, इसको हम कोई मान लेते हैं पॉइंट, हमारा ये क्या है, D है। कौन सा पॉइंट माना है, एज्यूम किया D, ठीक है। और ये हमारा कोई पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं E है, ठीक है। क्योंकि हम इसको सॉल्व करने के लिए कुछ मैनिपुलेशंस करते हैं। तो ये हमने मैनिपुलेशन, इसको हमने इस तरीके डेड डैश के फॉर्मेट में बना लिया और इसके पोर्शन को हमने डेड डैश के फॉर्मेट में बना लिया। तो ये जो वैल्यू है आपकी IR, यही वैल्यू आपकी इसके बराबर होगी कि नहीं होगी बताइए, यही वाली यही बराबर होगी। अब देखिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल ODC से हमने क्या किया, सॉल्व करेंगे। अब आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे आप लोग। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहते हैं कि अगर हम लोग BS की वैल्यू निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, OC स्क्वायर इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। बताइए ये क्या है, OC, ये वाला पोर्शन पूरा, और ये क्या है, OD ये है, यहाँ से यहाँ तक OD, और ये क्या है, DC। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। फिर हम जानते हैं कि OC हमारा क्या दिया गया है, VS दिया है। तो VS हम लिख लेंगे यहाँ पे, VS का होल स्क्वायर इक्वल्स टू OD। अब देखिए जो OD है आपका, ये वाला पोर्शन, इसको क्या लिख सकते हैं, OE प्लस ये लिख सकते हैं ED। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, OE प्लस, एक मिनट, OE प्लस ED का होल स्क्वायर प्लस ये क्या ले सकते हैं, DV प्लस BC का होल स्क्वायर। बताइए इसको लिख सकते हैं कि नहीं, OD को इस फॉर्मेट में और DC को इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। अब यहाँ से आप एक चीज़ और देखिए, जैसे अगर आप जानते हैं, एक मिनट, सारा चला गया, अरे चलिए इस डायग्राम को बना लेते हैं जल्दी जल्दी दोबारा। तो ये हमारा करंट था I, ये हमारा है VR, और यहाँ से हमारा IR, ये VS है, तो ये पॉइंट O है, ये हमने एज्यूम किया था E, और ये हमारा क्या है, D है। यहाँ से हमारा अगर बात करें तो IR ये हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट हमने मान लिया V है, और ये क्या हमारा पॉइंट है, हमारा मान लेते हैं ये C है,
ये VS पूरा पोर्शन है, ठीक है, इसको अच्छे से बना लीजिए। ठीक, अब देखो इसको हम लोग डेरिवेशन करते हैं इसमें, तो हम इसको देखिए पाइथागोरस से अगर सॉल्व करेंगे, ये IXL है और क्या बचा है इसमें, एंगल जो है फाई आर है, ये एंगल कितना है फाई एस। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप क्या करेंगे, पाइथागोरस से अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या ही होगा, OC स्क्वायर प्लस OD प्लस DC होल स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा OC VS हो जाएगा प्लस OE प्लस ED होल स्क्वायर प्लस DB प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना पोर्शन लिखा जा सकता है इसमें। देखिए इस डायग्राम से, इस फेजर डायग्राम से आप देखिए अच्छे से। अब देखिए OE को हम क्या लिख सकते हैं, क्या OE को हम BR cos phi r लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, BR cos phi r प्लस ED को क्या लिखा जा सकता है, IR लिख लिया हमने स्क्वायर प्लस DB को, तो DB क्या है हमारा, ये पोर्शन। ठीक है, तो ये पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, VR sin phi r प्लस IXL का होल स्क्वायर। बताइए इतनी बात समझ में आई? तो इस बात को समझ लेते हैं। आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, जो VR cos phi r है ये पोर्शन कैसे आया। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है, मान लीजिए मैग्नीट्यूड आपका क्या है पूरा, आप राइट उससे देखते हैं तो हमारा जिसके साथ एंगल बनाता है वो पोर्शन आपका क्या हो जाता है, यहाँ तक की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये VR cos phi r होगी। बताइए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारी VR cos phi r होगी, इसका मैग्नीट्यूड VR प्लस जिसके साथ एंगल बना रहा है वो वाला हम क्या रखते हैं, कोस में लिखते हैं, कॉस में। और जो हमारा परपेंडिकुलर होता है ये पोर्शन, ये हमारा क्या हो जाएगा, VR sin phi r हो जाएगा। ठीक है, लोग आप लोग पढ़े होंगे ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको और सॉल्व करेंगे आगे, तो आप लोग साथ साथ सॉल्व करते चलिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, BS, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट VR cos phi r प्लस IR होल स्क्वायर प्लस VR sin phi r प्लस AXL का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिखा जा सकता है, क्योंकि VS स्क्वायर को हमने क्या किया, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी BS, यानी कि सेंडिंग एंड वोल्टेज की वैल्यू हमने कैलकुलेट की इतनी। ठीक है, इसको नोट करिए। तो ये की रिजल्ट हमारा निकल के आ गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, नोट करिए इसको। तो पहले ये बताइए ये चीज़ समझ में आई आपको? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व करने पर हमारा ये जो BS है, ठीक है, ये जो हमारा BS है इसकी वैल्यू हमारी निकल के आ गई। ठीक, अब बात करते हैं कि हमारा वोल्टेज रेगुलेशन की। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा यहाँ से, तो वोल्टेज रेगुलेशन हम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, BS माइनस VR अपॉन VR इंटू 100, यही होता है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये हमने निकाल लिया इस तरीके से। आप इसको अगर आगे सॉल्व करना है तो BS की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये वोल्टेज रेगुलेशन हो गया। दूसरा क्या चीज़ निकालेंगे हम लोग, निकालते हैं दूसरी चीज़ जो है हमारा सेंडिंग एंड पावर फैक्टर निकालते हैं। तो सेंडिंग एंड पावर फैक्टर, तो सेंडिंग एंड पावर फैक्टर क्या होता है, cos phi s। ठीक है, तो इसको देखो कैसे निकालेंगे, इस डायग्राम से देखिए। cos, क्योंकि cos जो होता है, इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए,
कॉस टर्म कब आ जाएगा, जब ओडी यानी कि ये वाला जो हमारा बेस, और हम बेस और क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्ड को, ठीक है, या हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये वाला पोर्शन क्या होता है, हाइपोटेनियस। ये क्या है, हमारा बेस। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, कॉस फाई ओडी प्लस ओसी, ठीक है, तभी कॉस आएगा। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो ओडी की वैल्यू क्या है, देखिए जो ओडी है हमारा, यही पोर्शन ओडी है, ये वाला पोर्शन ओडी है कि नहीं। अब ये ओडी में क्या है हमारा, वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर। तो इसको कैसे लिख सकते हो, ओडी को क्या लिखा जा सकता है, वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर, ये होगा, बताइए, अपॉन ओसी। ओसी क्या है हमारा, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला ओसी है, तो ओसी क्या है हमारा, वी एस है। तो ये हमने क्या कह दिया, यहाँ पे वी एस लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसको नोट करिए सभी लोग जल्दी जल्दी। अब नेक्स्ट हमारा हम निकालते हैं पॉइंट, वोल्टेज रेगुलेशन देख लिया, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर देख लिया, और नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारी जो पावर होती है वो कितनी डिलीवर होती है, ठीक है। तो लिखिए पावर डिलीवर्ड, पावर डिलीवर्ड की अगर बात करें, ठीक है, तो पावर डिलीवर्ड कितनी हो जाएगी, वी आर आई आर कॉस फाई आर, ठीक है। कितनी पावर डिलीवर्ड होगी, रिसीविंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड करंट इंटू रिसीविंग एंड पावर फैक्टर, यही होगा। और यहाँ पे लाइन लॉसेस की बात करें तो लाइन लॉसेस क्या होगा, आई स्क्वायर आर, यही होगा कि नहीं। अब पावर अगर हम बात करें, सेंडिंग पावर, पांचवा पॉइंट हम निकालते हैं, सेंडिंग एंड पावर, सेंडिंग एंड पावर। तो सेंडिंग एंड पावर हमारी क्या हो जाएगी, सेंडिंग एंड पावर क्या होगी, वी आर आई आर कॉस फाई आर प्लस आई स्क्वायर आर, ये लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा जो पावर डिलीवर्ड हो रहा है ये है, मान लिया पावर डिलीवर्ड प्लस इसमें अगर हम लॉसेस को इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारी जो टोटल पावर है वही निकल के आ जाएगी, जितने ही भेज रहे थे, जितनी हम सेंड कर रहे थे वही। ये हमारी क्या है, पावर डिलीवर है, जो पावर हमको सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड पे मिलती है, ये पावर डिलीवर्ड है। और ये हमारा अगर लॉसेस को इंक्लूड कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंडिंग एंड पावर ही तो होगी, बताइए इतनी बात समझ में आई। तो ये तो हम सेंडिंग एंड पावर हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ट्रांसमिशन की इफिशिएंसी। तो ट्रांसमिशन की इफिशिएंसी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगी, ट्रांसमिशन इफिशिएंसी। तो ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं पावर, फॉर्मूला क्या होता है, पावर डिलीवर्ड अपॉन पावर सेंडिंग एंड पावर, सेंडिंग एंड पावर, ठीक है, इंटू 100। इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। तो जो पावर डिलीवर्ड है उसकी वैल्यू यहाँ पुट करो और सेंडिंग एंड पावर है उसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, तो ये क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, देखिए इसको। चलिए यहीं पे रख लेते हैं, क्या है हमारा पावर डिलीवर्ड, पावर डिलीवर्ड की वैल्यू क्या है, वी आर आई आर कॉस फाई आर प्लस के पावर डिलीवर्ड, ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से सेंडिंग एंड पावर हमारी क्या है, देखिए ये वाली पावर है, तो इसको हम पुट करते हैं वी आर आई आर कॉस फाई आर प्लस के आई स्क्वायर आर इंटू 100, ठीक है। तो ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी, ट्रांसमिशन की इफिशिएंसी, ठीक है, इसको नोट करो। अब इतनी बात आप ये बताइए कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है कि नहीं आई है। तो ये हमारा डेरिवेशन था। तो जो लोग इसको नहीं पहले किए हैं तो वो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे,
आप दोबारा फिर से इसको ट्राई करेंगे। तो एक बार फिर से आपको समझा देते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, तो हमने बताया कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का डायग्राम बनाया, एक कोवेलेंट सर्किट बनाया, और एक कोवेलेंट सर्किट से हमने क्या निकाला, एक वोल्टेज इक्वेशन निकाली। ठीक है, वोल्टेज इक्वेशन से हमने क्या बनाया, फेजर डायग्राम बनाया। तो फेजर डायग्राम से हम क्या करेंगे, हमारा मेन मकसद है हमारे BS की वैल्यू निकालना, और यहाँ से सेंडिंग एंड एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन, ये सारी वैल्यू निकालने के लिए तो हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया फेजर डायग्राम से। उसको हमने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल से हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा करके या पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या किया, उसको BS की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ से BS की वैल्यू निकालने के बाद अब हम निकालते हैं फर्स्ट में कि वोल्टेज रेगुलेशन हमारा क्या होगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो हमने वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे जितनी भी BS की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर पुट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या निकालते हैं, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर निकालते हैं। सेंडिंग एंड पावर फैक्टर हम देखेंगे ये हमारा फ्रॉम फेजर डायग्राम से है। ठीक है, फ्रॉम फेजर। तो फेजर डायग्राम से हमने क्या किया, इसको हमने सेंडिंग एंड पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, क्योंकि VR cos phi r प्लस IR/BS ये हमारा निकल के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा रिसीविंग एंड पर, जो हमारी कंज्यूमर एंड पे हमारा कितनी पावर डिलीवर होगी, तो हमारी पावर कितनी डिलीवर होगी, VR IR cos phi r। ठीक है, और हमने मान लिया कि कोई लॉसेस आपका लाइन में हो रहा है I2R लॉस। ठीक है, तो जो सेंडिंग एंड पावर होगी वो हमारी सेंडिंग एंड पावर क्या होगी, टोटल लॉस प्लस जो हमको आउटपुट पे मिल रहा है, जो हमको रिसीविंग एंड पे मिल रहा है, ये तो आपकी पूरी सेंडिंग एंड पावर होगी कि नहीं। तो इसको हमने लिख लिया। अब बात करते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, हमारा पावर आउटपुट, तो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो आउटपुट पे हमारा क्या है, रिसीविंग एंड पावर, क्योंकि हमको कितनी पावर मिल रही है वो हमारी आउटपुट हो जाएगी। तो हमने लिख दिया पावर डिलीवर अपॉन और इनपुट हम कितना दे रहे थे, यानी कि सेंडिंग एंड पावर। सेंडिंग एंड पावर हमारा क्या हो जाएगा, VR IR cos phi r प्लस I2R। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या निकल के आ गई, एफिशिएंसी आपकी कैलकुलेट होके आ गई। ठीक है, तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, तो इतनी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, सारे ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग इतनी चीज़ें निकालते हैं, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर, रिसीविंग एंड पावर फैक्टर, लाइन लॉसेस, एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस कर लिया। ठीक है, ये हमारा एनालिसिस पूरा हो गया। तो यही डेरिवेशन हमारा था शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग क्या करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा यही शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का, और जो मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है उसका आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उसका जो डेरिवेशन आता है वो आपका बीटेक लेवल में आता है। ठीक है, तो वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस इसका एनालिसिस आपसे पूछा जाता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का। ठीक है, तो चलिए फिर आगे हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है ऑलरेडी इतना। ठीक, तो एक बार फिर से जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, मैक्सिमम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पूरे डिप्लोमा के कोर्सेज को कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।